ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, इसकी गूंज लखनऊ तक तो जाएगी, लेकिन दिल्ली वालों को भी इसका एहसास शाम तक हो जाएगा। मैं इस बात से शुरू करूंगा कि कार्यक्रम यहां नहीं था। कार्यक्रम कहां तय हुआ था? कार्यक्रम तय हुआ था कसावा मैदान में। कसावा के मैदान में तय हुआ था, लेकिन अंत में एक हफ्ते पहले कार्यक्रम का स्थान बदला गया। सुदर्शन जी, अगर कार्यक्रम कसावा मैदान में होता तो मैं लिख के देता हूं कि सारे रिकॉर्ड टूट जाते। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन रिकॉर्ड तो यहां भी, कपूरवा के मैदान में भी, कपूरपुर के मैदान में भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने बना दिया है। ऐसी सभाएं चुनाव में भी नहीं होती जैसा कार्यक्रम आपने जो है अपनी मेहनत की कमाई से कराने का काम किया। और नौजवानों का जो जोश है, वो देखने को है। कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ के, कैसे कैसे अपने काम से छुट्टी लेके आज ये बड़ा जन सैलाब यहां पहुंचा। और कहते हैं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये वो नौजवान है जो अपना आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। ये वो नौजवान है जो अपना आदर्श शहीद उधम सिंह जी को मानते हैं। ये वो आदर्श है जो अशफाक साहब को अपना आदर्श मानते हैं। ये जो नौजवान है जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं। और मैं आज कह रहा हूं कि अगर नौजवान ठान ले तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास, एक नया सुंदर भविष्य 2027 में लिखा जाएगा। प्यारे साथियों, मेरे दो प्यारे भाई सौरभ गौतम नौरमपुर से और सत्येंद्र कुमार जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, कल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे। रास्ते में दुर्घटना के शिकार हुए और बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई सौरभ गौतम हमारे बीच में नहीं रहे। सड़क दुर्घटना में वो हमें छोड़कर चले गए और सत्येंद्र कुमार घायल हैं। मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि भाई सौरभ जी के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें और संबल दें। बहुत जल्द मैं उनके परिवार से मिलने उनके गांव में जरूर जाऊंगा। इस बात का भी मैं आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी से घोषणा करके कह रहा हूं। और भाई सत्येंद्र जी जो घायल हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। प्यारे साथियों, बंटू कठेरिया हमारे बॉस प्यारे साथी यहां रहते थे, बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। कुछ दिनों पहले वो भी हमें जो है छोड़कर चले गए थे। मैं उनके परिवार के बीच में पहुंचा था और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि इन बलिदानों से हमारे कार्यकर्ता निराश हताश नहीं होंगे, बल्कि इन बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और ज्यादा मेहनत करने का काम करेंगे। भाई सौरभ की, भाई सत्येंद्र की, भाई बंटू की जिम्मेदारियों को भी अपने कंधों पे उठाने का काम करेंगे और उनके काम को, उनके सपने को कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी राजकाज में आए और गरीबों के दुख तकलीफों को दूर करे, इस काम को तेजी से करने में
हम सब लोगों की मदद कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करनी है और ये चर्चा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस चर्चा में आपका साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो नौजवान इस तरफ खड़े हैं, मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूं कि जगह नहीं है, आपको अपने आप ही जगह बनानी पड़ेगी। और अगर आप जगह बना लोगे तो जो सुंदर कार्यक्रम आपने कराया है, ये सुंदर कार्यक्रम और सफल हो जाएगा। ये जो साथी यहाँ खड़े हैं, आपकी वजह से पीछे वालों को देखने में बड़ी परेशानी हो रही है। अगर आप अपने कार्यक्रम को नहीं संभालोगे तो कैसे सफल होगा, आप मुझे बताओ। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं कि आप जो खड़े अपने अपने स्थानों को बैठ जाएं, जिससे आराम से इस कार्यक्रम में अपनी बात हम लोग रखें और आपकी बात दूर तक जाए। जो न दिखाना चाहे उसकी भी मजबूरी हो जाए कि वो आपकी ताकत को दिखाने का काम करे, और जो दिखाना चाहे उसका तो हम लोग धन्यवाद करेंगे ही। ये जो बीच में साथी है, इनको मदद थोड़ी सी करानी पड़ेगी। अगर ये नहीं कराएंगे तो बेकार हो जाएगा पूरा कार्यक्रम। थोड़ी सी व्यवस्था आप लोग नीचे बैठ के करा दो तो फिर आसान हो जाए। मैं मानता हूं कि आपके आगे सारे मैदान छोटे हैं, मैं इस बात को मानता हूं। कोई मैदान दे दिया जाए, वो मैदान आप सुबह निकलते ही उसको पूरे को मैदान को भर दोगे अपनी ताकत से, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि अगर आप बैठ जाओगे तो फिर आसानी हो जाएगी देखने में कि कहां तक हमारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कहां तक आवाज जा रही है। जरा एक बार बता देना, जहां तक आवाज जा रही है जरा हाथ उठा के एक बार आवाज बता देना मुझे। बस ये कुछ गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं नौजवान, बाकी तो सब मान गए हैं। यहाँ कुछ गैर जिम्मेदार नौजवान हैं। आपका फोटो मैंने देख लिया, लेकिन अब आप बैठ जाओ, वरना मैं मानूंगा कि आप बहुत जिम्मेदार साथी नहीं हो। फिर मैं इस बात को मानूंगा, फिर मैं मानूंगा कि आप अपने फर्ज को अदा नहीं कर रहे हो। आप तो दुश्मन की मदद जैसा काम कर रहे हो। जो दुश्मन चाहता है, हमारे विरोधी लोग चाहते हैं, वही काम आप कर रहे हो। फिर मुझे ऐसा लगेगा। बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ। बहुत अच्छे, ये तो इधर वालों ने तो बहुत अच्छा कर दिया। इधर वाले थोड़े से रह गए, वहां कुछ नौजवान हैं, कुछ जिम्मेदार साथी उधर वाले भी कर रहे हैं गड़बड़। ये गड़बड़ करने के लिए तो विरोधी बहुत है। आप लोगों के कंधों में तो जिम्मेदारी है संविधान बचाने की, है या नहीं है बताओ। तो जो लोग संविधान से प्यार करते हैं वो बैठ जाओ, वो एक भी आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, जहां जगह मिले बैठ जाओ। और जो संविधान को नहीं मानता वो खड़ा रहो, उसको मैं मानूंगा कि वो संविधान से प्रेम करने वाला नहीं। अब तो कुछ दिखाई दिया है बहुत पीछे तक का, बस ये बीच वाले थोड़ा सा व्यवस्था करा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये जो बीच वाले साथी है, बस ये थोड़ी सी व्यवस्था अगर करा दें तो ठीक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, अब आप मेरी बात पर गौर करें। जब आप मेरी बात को सुनोगे और उस बात को लेके घर घर तक, दरवाजे तक, अपने बूथ तक, अपने सेक्टर तक, विधानसभा तक, अपने जिले में, अपने मंडल में जब आप जाओगे और जब आप जाके इस बात को रखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि इस जन सैलाब का मुकाबला अपने भविष्य को इनकलाबी बनाकर रख दे, अपने भविष्य को मजबूत करते हैं। प्यारे साथियों, इस देश में लोकतंत्र पहले नहीं था, और जब तक लोकतंत्र नहीं था, गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम तरह के कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता था। प्यारे साथियों, इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी,
मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम जैसे बहादुर योद्धा पैदा ना होते तो ये हक वंचित समाज आजादी तो होती लेकिन सांस नहीं ले पाता अपनी आजादी के साथ। प्यारे साथियों, बाबू शिवदयाल चौरसिया, ब्रह्मानंद लोधी जी ने आपका नेता बनकर डिबेट में चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक बालिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी। गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, वरना बहुत जगह तो मैं कहता कुछ हूं और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं। आज वो अपना आशीर्वाद देने मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में 1919 से पहले कोई भी SC ST OBC का आदमी वोटिंग राइट नहीं रखता था। और आपको जान के अचरज होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। फिर इस देश में सवाल खड़े हुए, मॉन्टेगो चेम्बूर सुधार समिति बनी। सुधार समिति के सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटरों को शामिल किया जाए। नए वोटर कौन? वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए कन्नौज तक, नहीं लखनऊ तक नहीं जा रही है। जोर से बताओ पहले, कितने परसेंट लोग? 3% लोग। फिर जब ये मॉन्टेगो चेम्बूर सुधार समिति ने नए प्रयोग किए तो 15% लोगों को वोट का अधिकार मिला। और मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, जिन महिलाओं को नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या दिया है, मैं उन महिलाओं को, अपनी बहनों को, तमाम जाति धर्मों की बहनों को कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिला कभी नहीं बन पाती। मैं चैलेंज करके, ऐलान करके कहता हूं, आओ डिबेट करो जिसको जानकारी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया कि 1928 में उन्होंने बहिष्कार धिक्कारणी सभा के जरिए एक ज्ञापन दिया। कैसा ज्ञापन? जैसा ज्ञापन आप जिलाधिकारी को देते हो, मुख्यमंत्री को देते हो, राज्यपाल को देते हो, राष्ट्रपति जी को देते हो, ऐसा ज्ञापन दिया। और उसमें कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते। और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता? इसी बात को समझ लो भाई। अगर आप में से कोई वोटर नहीं है तो क्या वो भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है? जब तक आप वोटर नहीं बनोगे, जो मानक है उनको पूरा नहीं करोगे, एज के मानकों को, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले तो बाबा साहब की सिफारिशों पर साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया? कौन आया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कौन था? साइमन कमीशन एक कमीशन था, एक कमेटी थी जो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हालात जानने के लिए भारत आई। और जब साइमन कमीशन भारत आया और वो यहां से रिपोर्ट बनाकर लेके गया, उस रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज वोट का अधिकार
बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से मिलने का काम हुआ है मेरे साथ। और मैं वोट की ताकत बताता हूं, वोट की ताकत समझो। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपकी गलियों में आते हैं, चुनाव के समय आपके पैर पकड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं, आपसे भाईचारा निभाते हैं, आपके घर में कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, चाची, भाभी, बुआ, ताई, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो। ये जो महलों वाले लोग आज आपके बीच आते हैं तो ये इस वोट की वजह से आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया आप मर जाना, आप गल जाना, आप सड़ जाना, आप भूखे रह जाना, एक अमीर आपकी गली में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक वोट के रूप में हथियार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हथियार बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिला के गए हैं। इसलिए बाबा साहब ने किसी की जमीन नहीं छीनी, बाबा साहब ने किसी का घर नहीं छीना, बाबा साहब ने किसी के रुपए नहीं छीने। अगर आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में फूले साहू की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की कोशिश की जाती है, उसका एकमात्र कारण ये है कि बाबा साहब अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगा के गए, अपने करोड़ों बच्चों को इज्जत से जीने का अधिकार संविधान में दिला दे गए। इस कारण बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया जाता है। प्यारे साथियों, ये थोड़े से लोग पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चेतावनी के साथ इनको कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरे लोग हैं तो अपनी जगहों पर बैठे, वरना मैं मानूंगा कि ये मेरे लोग नहीं है और फिर मैं ये मानूंगा कि जो लोग मेरे नहीं है वो इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए यहाँ आए। ये जो इस पूरी पंक्ति में लोग हैं, इनकी वजह से पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं पुलिस प्रशासन के भाइयों से आग्रह करूंगा कि इनको बिठवाइए। ऐसे जैसे नौजवान ये अच्छे तो हैं, लेकिन ये नौजवान अगर सिर्फ नारे लगाते रहे तो इस देश में बहुत कुछ मिट जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना, बहुत कुछ मिट जाएगा और आप लोग हाथ में हाथ करके बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भीड़ कभी राज नहीं करती है, भेड़ कभी राज नहीं करती है। राज योद्धा करते हैं, योद्धा बनना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा और अपने अंदर अनुशासन पैदा करना पड़ेगा। जब तक अनुशासन पैदा नहीं होगा कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, अपनी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो विरोध है हमारे महापुरुषों से, वो विरोध इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसी की जमीन छीनी है, उन्होंने आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने का प्रयास किया है। इसलिए कुछ लोग इस देश में उनका विरोध करते हैं और कुछ लोग इसी वजह से कि आप उनको मानते हैं, कुछ लोग इसी वजह से, मात्र इसी वजह से उनका सम्मान वही करता है जो उनके विचारों पे चलता है। कब आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एक तरफ हम लोग हैं जो कब्सार के परिवार को नहीं जानते, जो सोनू कश्यप के परिवार को नहीं जानते, जो कौशाम्बी की अपनी बाल बहन के परिवार को नहीं जानते, दिसंबर प्रजापति के परिवार को नहीं जानते। आपत्तियां दर्ज कराकर तहसीलदार के कार्यालय में रात चुपचाप भेजी गई। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, तहसीलदार से जब पूछा गया तो तहसीलदार महोदय बोले कल तक तो नहीं थी, रातों रात में कहां से आ गई। एक ही नाम से 100 आपत्तियां, एक बूथ में 100 वोट काटने की तैयारी, यही ऐसे SIR है जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि SIR के नाम पे कमजोर वर्गों के वोट काटने का काम ये मनुवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी की करेगी। और इस सरकार को अगर ये हमारे वोटों को छीनने का काम करेगी, सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। प्यारे साथियों, आप महसूस करो, मैंने आपको बताया कि वोट के अधिकार से आपको क्या मिला है, लेकिन आप यह महसूस करो कि आपके वोट को चुपचाप कैसे काटा जा रहा है।
जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति दर्ज की गई, आपको जानना अचरज होगा कि जब उस व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने कहा कि भाई मैंने तो कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, मैंने तो कोई फार्म ही नहीं भरा, मेरे साइन भी नकली है, मेरी पासबुक से मिलवा लो, मेरे और डॉक्यूमेंट से मिलवा लो, मेरे आधार कार्ड से मिलवा लो, मेरे साइन ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा यार की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोट विरोधी वोटों को, जिनमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी वोटर है, ईसाई भाई हैं, उनके वोटों को काटने का काम कर रही है। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री से, वो दिन चले गए कमजोर वर्गों के लोगों पर जुल्म होता था, उनके अधिकार छीनते थे, वो चुपचाप देखते थे। अगर यह न्यायपूर्ण प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखें, गलतफहमी में मत लेना, गलतफहमी में मत लेना। सरकार के लोगों कभी गलतफहमी में हो, गलतफहमी दूर कर लो। ये वोट मांग कैसे नहीं मिली, बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों कुर्बानी से मिली है, एक भी वोट कटने नहीं देंगे। मेरी बात को याद रखना। और जो अधिकारी सम्मिलित होगा, राजकाज बदलेगा, और बिना राजकाज बदले भी जो अधिकारी सम्मिलित होगा, उसके दफ्तर के बाहर ऐसे धरना देने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे कि आपको संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए कह रहा हूं नौजवानों को, जो नौजवान बहुत नारे लगाते हैं, उनको जाके अपने वोट की रक्षा करनी है, माँ बहनों के वोट की रक्षा करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी की वोट की रक्षा करनी है, अपने क्षेत्र की वोट की रक्षा करनी है। अगर वोट की रक्षा नहीं करोगे तो चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ेंगे, वोट डालने जाओगे और आप पे वोट ही नहीं होगा, तो कैसे चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी को, कैसे भीम आर्मी को, कैसे गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों को कैसे ताकत दोगे? कैसे अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह की जो टैक्सेज आपके ऊपर थोपे गए, इनको कैसे खत्म करोगे? कैसे अपनी बच्चियों की रक्षा करोगे? कैसे अपने बच्चों की रक्षा करोगे? कैसे अपनी जमीनों की रक्षा करोगे? कैसे अपने हक अधिकारों की रक्षा करोगे? क्योंकि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, जब अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब करने के लिए आपको बटन दबाना होता है। अगर बटन दबाओगे कोई और, तो वही मिलेगा जो मिलता आया है, और बटन दबाओगे आजाद समाज पार्टी का, तो क्या मिलेगा पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूं क्या मिलेगा। 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। सुनना एक बार, 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, 2000 रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में वो एजुकेशन मिलेगी जो प्राइवेट स्कूल 20,000 रुपए महीने की फीस लेकर भी नहीं दे पाएगा। मेरी बात में याद रखना। और ये प्राइमरी स्कूलों से शुरू होगा। बुनियाद मजबूत करेंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि बड़े बड़े धन्ना सेठ भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते फिरेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे और इतना मजबूत बनाएंगे आपकी आने वाली नस्लों को, और जो आज आपकी नस्लें हैं कि वो 2000 रुपए नहीं मांगेगी, वो 50,000 रुपए का रोजगार करके आपके आंसू पूछने का काम करेंगे, आपकी गरीबों को ढकने का काम करेगी, आपके सपने पूरा करने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, क्या बदलेगा बटन दबाने से? बटन दबाने से बदलेगा कि आपको अच्छा इलाज मिलेगा बिना बहुत पैसा चुकाए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया था पैसे की कमी के कारण, दर्द लेके घूम रहा हूं। आप और मैं एक हैं, एक जैसे परिवारों से आते हैं। मेरे पास पॉलिटिकल पावर होती उस समय, मेरे पास पैसा होता तो आज मेरे पिताजी घर में बैठ के मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे होते और अपने दिल से मुझे आशीर्वाद दुआ दे रहे होते। लेकिन इस बड़े सिस्टम ने, इस लूटमारी ने
एक बेटे से उनके हीरो को, उनके पिता को छीन लिया। उसी दिन हमने तय किया था कि जब राजकाज बनेगा ऐसा हेल्थ सिस्टम लागू करेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियां, तमाम टेस्ट, तमाम रिपोर्टें, तमाम इलाज इतने कम पैसे में होगा कि किसी गरीब को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, किसी गरीब को अपने बहन मां को अपने जेवर नहीं गिरवी रखनी पड़ेंगे, किसी बहन बेटी को कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। इस कर्ज को उतारने में 10 साल उनके सर के बाल नहीं उड़ेंगे, उनके चप्पलें नहीं घिसेंगी। मैं वचन देके आपसे कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत रूप से और आजाद समाज पार्टी संपूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए में ऐसा इलाज नहीं मिलेगा जैसा सरकारी अस्पतालों में करके देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, क्या मिलेगा? प्यारे साथियों, बटन दबाने से मिलेगा। अभी गुजरात में 2 दिन पहले एक दलित समाज का दूल्हा बारात निकाल रहा था, घोड़ी पे तलवारों से हमला करके मारा पीटा। यहाँ उत्तराखंड में दीपक नाम का हमारा साथी, मेरी परसों से बात हुई, वो गुंडागर्दी को रोकने के लिए आगे आया तो पुलिस ने दबाव बनाकर झूठा मुकदमा उसी के खिलाफ करा दिया। गरीबों को जो जमीनें मिली थी उन जमीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। कब साड़ में आपकी बच्ची को दरिंदे उठा ले गए, उसकी बहादुर शेरनी मां ने रोकने का काम किया तो फरसे से उसको काट कर मार दिया। सोनू कश्यप मेरे भाई को, सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया, चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया। और जब मैं मिलने गया पुलिस की बाड़ लगा के मुझे रोकने का काम किया। अगर बांग्लादेश में एक दलित की जान जाती है तो सब रोते हैं। मुझे तो तकलीफ होती है, मैं रोता हूं। मैं तो सरकार से आवाज उठा कहता हूं कि न्याय दिलाओ, लेकिन जब यहाँ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का दमन होता है तो कोई नहीं बोलता। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं से रेप हत्या होती है। किसकी मां है वो, किसकी बहनें हैं वो?